हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इन तीनों टर्म्स को समझने से पहले हम लोग एक बार अर्ली डिस्कवरीज के बारे में जान लेते हैं कि जीन का जो नेचर है वो कैसे डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले इन द ईयर 1865 जो जीन है उसको मेंडल ने कहा था कि ये एक डिस्क्रीट यूनिट्स हैं इनहेरिटेंस के। तब उनको ये नहीं पता था कि इसका नाम जीन है या इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका बड़ा ही बेसिक सा नेचर उनको पता था और उन्होंने इसको डिस्क्रीट यूनिट्स बोला था। फिर 1880s में डिस्कवरी हुई थी क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करने के बाद इन द ईयर 1903 ये डिस्कवर हुआ कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। इन द ईयर 1909 और 1911 के बीच में डिस्कवरी हुई थी क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना की, कि कैसे क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हैं। बट तब तक भी हमें ये नहीं पता था कि डीएनए जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोगों को पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो तब तक क्रॉसिंग ओवर वगैरह के बारे में पता था, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्योंकि थोड़ा आइडेंटिफाई हो गया था, इसलिए हमें ये पता था कि यहाँ इस जगह पे कहीं पे ये क्रॉस ओवर इस तरीके से करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेसिकली क्रॉसिंग ओवर। इन बिटवीन द ईयर 1911 टू 1913 उस ड्यूरेशन में हमें ये आइडेंटिफाई किया कि जीन्स जो होते हैं उनको हम मैप कैसे कर सकते हैं। वो थ्रू आउट द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में या इसकी डिटेल्ड नॉलेज आफ्टर जो डीएनए की डिस्कवरी हुई थी तभी हमें पता लगा था। और इन द ईयर 1944 टू 1952 ये डिस्कवर किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो इसके बाद की जो डिस्कवरी थी वो थी 1953 में, जो डिस्कवरी थी जिसको हम बोलते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कवर किया गया और ये डिस्कवरी थी वॉटसन एंड क्रिक की। और वॉटसन एंड क्रिक ने ये जो स्ट्रक्चर था डीएनए का कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच वाज डन बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था डीएनए मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको आइडेंटिफाई करने की वजह से वॉटसन क्रिक को इन द ईयर 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और उस वक्त ये प्राइज़ इनके साथ शेयर किया था विल्किंस ने। रोजलिंड फ्रैंकलिन को ये अवार्ड नहीं मिल पाया था बिकॉज ऑफ हर डेथ, क्योंकि पॉस्ट्यूमसली नोबेल प्राइज़ नहीं दिए जाते हैं। सो से फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेल। तो ये जो सेल होता है, सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके यहाँ पे अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म। और यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। यहाँ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे पास क्रोमेटिन्स। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन्स। इंटरफेज क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इंटरफेज में जब सेल होता है तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स ये दोनों मोर और लेस सेम चीज़ हैं। कैसे सेम चीज़ है ये दोनों, ये समझते हैं। क्योंकि जो क्रोमेटिन होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। और जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी डीएनए और प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं। और ये कंडेंस्ड कब होते हैं? ये कंडेंस्ड तब होते हैं जब इनको सेल को ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल को जब डिवीजन में जाना होता है तब ये कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इनको क्रोमोसोम बोलते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये कंडेंस्ड फॉर्म में दिखते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं डीएनए प्लस प्रोटीन्स, तो डीएनए तो हमें पता है कि ये बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये जो प्रोटीन्स होते हैं इन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। उनका नाम होता है H1, दूसरा होता है H2A, तीसरा होता है H2B, चौथा होता है H3 एंड फिफ्थ वन इज H4। ये जो चार हिस्टोन्स होते हैं ना, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों प्रोटीन्स डबल होते हैं यानी इंटू 2 होते हैं और ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम का कोर मॉडल। इसका क्या मतलब होता है ज़रा ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये जो डबल हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होता है
ये एज इट इज़ तो ट्रांसफ़र होगा नहीं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि वन सेल से अदर सेल में ट्रांसफ़र होने के लिए डीएनए एज इट इज़ नहीं जा सकता है, डीएनए को कंडेंस होना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इनको हिस्टोन प्रोटीन्स की, राइट, क्योंकि ये जब हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ऐड होते हैं उसके बाद ही ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ये जो डीएनए होते हैं ये पैक होते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन एंड मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो अभी हम उसको इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि मेनली ये जो हिस्टोन्स हैं वो क्या हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये कुछ इस तरीके का होता है न्यूक्लियोसोम, कि ये मान लो यहाँ पे 4 अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं और ये चारों प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज H2A, ये वाला है यहाँ पे H2B, ये वाला है H3 एंड दिस वन इज H4। क्लियर। और जो आपको ये चारों सामने दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही 4 इसके पीछे की तरफ भी होंगे, यानी कुछ इस तरीके से इसके पीछे की तरफ भी ऐसे ही 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इन टोटल ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो यानी 8 टोटल हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसोम का कोर मॉडल। तो ये जो न्यूक्लियोसोम कोर होता है ना, इसी के चारों तरफ यहाँ ऐसे डीएनए आएगा और यहाँ पे रैप हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आगे ऐसे रैप होना शुरू होगा, फिर आगे ऐसे रैप होता जाएगा। तो ये डीएनए कुछ इस ढंग से रैप होता जाता है विथ द हेल्प ऑफ दीज हिस्टोन्स। अब ये जो डीएनए है और ये जो न्यूक्लियोसोम है, इन दोनों को आपस में भी तो कोई कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा था कि हिस्टोन जो थे 5 तरह के थे, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये जो 4 तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो 5वां कहाँ आता है, उस 5वें का फंक्शन होता है यहीं पे। जब ये न्यूक्लियोसोम के साथ डीएनए को कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पे फंक्शन आता है H1 प्रोटीन्स का। दीज आर कॉल्ड एज H1 प्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डीएनए पैक होता है और ये न्यूक्लियोसोम मॉडल के फॉर्म में पैक होता जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी कॉल्ड एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग है इसके बाद फिर क्या होगा, ये और फर्दर पैक होते हैं। फर्दर पैक होने के बाद ये जो है ये स्कैफोल्ड सोलेनॉइड मॉडल होता है, फिर स्कैफोल्डिंग होती है। तो वो हम जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तब हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारा जो भी स्टेप्स होता है उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है मेटाफेज क्रोमोसोम। तो ये कुछ इस ढंग का बनेगा, मेटाफेज क्रोमोसोम जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए ही है, लेकिन ये और बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया है। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जो डीएनए प्रेजेंट होता है इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो ये जो मेटाफेज स्टेट में आपको क्रोमोसोम्स दिखते हैं ये क्या होते हैं, ये वेरी हैवी कंडेंस्ड डीएनए अलॉन्ग विथ इट्स प्रोटीन्स, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं हम इसको। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम दिस विल बी कॉल्ड एज क्रोमेटिड, और ये जो दोनों होंगे इन दोनों को हम मिला करके बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो बेसिकली अब ये आपको यहाँ तक समझ आ गया कि जो डीएनए है वो पैक हुआ, पैक होने के बाद ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग बनाया, और ये जो क्रोमेटिन था वो भी क्या था, डीएनए प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बट इन द इंटरफेज स्टेट। बट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिस इज क्रोमोसोम, और ये कब होता है, ये हमें मिलता है मेटाफेज स्टेट में, जब सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने वाले होते हैं। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बेसिकली क्रोमेटिड। अब हमें इतना समझने के बाद एक छोटी सी चीज़ और समझ लेनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज जीन क्या होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, से फॉर एग्जांपल जो क्रोमोसोम्स होंगे उसका हर पार्ट कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जो होगा, से फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रेच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर एंड दिस स्ट्रेच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम। कोई भी एंजाइम आप ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी एक एंजाइम बना रहा है। तो यानी ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट है या फंक्शनल पार्ट है क्रोमोसोम का, दैट विल बी कॉल्ड एज बेसिकली जीन। तो ये जो जीन्स होते हैं ये और कुछ नहीं होते, ये भी जो होते हैं ये डीएनए का ही स्ट्रेच होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बना रहे होते हैं या पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या डिफरेंस होता है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड्स में। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।